उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल को असेंबली में टेबल किया गया है। अब दोस्तों ये बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूसीसी के बारे में जानना डेफिनेटली हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर आर्टिकल 44 क्या होता है। अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो उससे क्या क्या हमें फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इम्प्लीमेंटेशन के बाद की बात भी है। बाकी आप जानते होंगे कि ये एक डीपीएसपी के अंदर हमारे लिखा हुआ है आर्टिकल 44 के अंतर्गत। एंड साथ ही साथ ये जो उत्तराखंड वाला जो यूसीसी बिल है, यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, इनको इसके एम्बिट से बाहर रखा गया है। बाकी साथ में देखा जाए तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी कवर किया गया है, डाइवोर्स को भी कवर किया गया है, एंड मेन और वुमेन को कहीं ना कहीं डाइवोर्स के मामलों में इक्वल राइट्स देने की यहाँ पे बात करी गई है। अब देखो यूसीसी के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं एंड वो हमें पता भी होने चाहिए। ठीक है, तो अपने मेंस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आगे भी ये पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली एडिटोरियल डिस्कशन में कभी ना कभी सुमित सर इसको डेफिनेटली पिकअप कर ही लेंगे। तो दोस्तों डेट है आज की 6 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जहां पर हम पढ़ेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। देखिए आप जानते होंगे कि अभी पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है और वहां पर ना जो डिबेट डिस्कशन चल रही है उसके अंतर्गत मैनग्रोव के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। तो हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए क्योंकि रिटर्न आंसर्स भी इसके रिगार्डिंग काफी दिए गए हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना मैनग्रोव की, तो मैनग्रोव दरअसल में ऐसे किसी ट्री या ऐसे किसी श्रब को डिनोट करता है जो कि कोस्ट लाइंस के अक्रॉस ग्रो करते हैं। बेसिकली इनके जो रूट्स होते हैं ना, यहाँ पर आप देख पाओगे इन रूट्स को, ये सॉल्टी सेडिमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अंडर वाटर रूट्स भी इनके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर हमें हो ग्रो होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर इनके लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं होते। इनको मैनग्रोव स्वैम्प्स, मैनग्रोव थिकेट्स इन नामों से भी जाना जाता है। प्लेनेट का लगभग 0.1% एरिया ये इनके द्वारा कवर किया जाता है। अब एक्चुअली इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप जानते हो देखो जो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको वेस्ट बंगाल के साथ ही आपको सुंदरबंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है दुनिया भर का, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, और ये बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बता भी रहा था मैनग्रोव के की फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर लैंड और सी, ये आप देख भी पाओगे, लैंड और सी का कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कोस्ट लाइन्स के पास में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना जो इनकी रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये वर्ड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं या रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर सरफेस से बाहर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है, जो भी एयर वगैरह चाहिए होती है रूट को रेस्पिरेशन के लिए, वो यहाँ पे लिए इन नेमेटोफोर्स के माध्यम से वो पॉसिबल हो पाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो इन ट्रीज के अंदर आप देखोगे ये ट्रीज बियर कर सकते हैं, आपका जो खारा पानी सेलाइन वाटर है उसको यहाँ पे ये बियर कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली एरियल रूट्स होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ एनवायरमेंट अगर हार्श वगैरह भी होते हैं तो वहां पर भी ये ग्रो कर जाएंगे। इंडिया में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब का एरिया जो है वो मैनग्रोव कवर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इनके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि यहाँ पर कार्बन वगैरह का स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगा और अच्छी खासी यहाँ पे मेरीन बायोडाइवर्सिटी हो गया, अच्छी खासी फिश पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं आपको बता भी रहा था, वेस्ट बंगाल, गुजरात और आपके अंडमान निकोबार, यहाँ पर आपको अच्छा खासा फॉरेस्ट मैनग्रोव कवर आपको देखने को मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट स्कीम मिष्टी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ मिष्टी की, इसकी फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। देखो नाम में ही क्या है, टेंजिबल इनकम। दरअसल में है क्या ना, पिछले बजट के अंदर इसकी बात हुई थी मिष्टी स्कीम के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिष्टी स्कीम के माध्यम से हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स रन करेंगे जिसके माध्यम से जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली ना हम लोकल कम्युनिटीज को, एनजीओस को, इनको साथ में यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्लांटेशन एक्टिविटीज को एक पार्टिसिपेटरी ढंग के अंदर यहाँ पर हम इंश्योर कर पाए। और यहाँ पर ना क्योंकि यहाँ पे टेंजिबल इनकम भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी आपकी जो लोकल इनकम को, ताकि वो मैनग्रोव प्लांटेशन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमारे कोस्ट लाइन, सॉल्ट पैनलैंड्स, इनको यहाँ पे इनके ऊपर फोकस हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली कोशिश यही है कि हम मैनग्रोव्स को रिस्टोर कर पाए, उनको रीप्लांट कर पाए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू मैनग्रोव्स पता होनी चाहिए।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो आपके शहरों में जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग एंड उसी तरह से लखनऊ और पटना के अंदर भी यहाँ पर एडमिशन बिल्कुल स्टार्ट हैं। यहाँ पर इन कोर्सेज के अंदर हमारे CTR मॉडल का यूज हुआ है, दैट इज क्लास टेस्ट एंड रिवीजन, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कंटेंट तो डिलीवर कराया ही जाता है, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर कर सकते हैं कि टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी गलतियां पता लगती रहें एंड उनको आप ठीक करते रहो। रिवीजन के माध्यम से इंश्योर ये किया गया है ताकि आपने चीजें बार बार पढ़ी हों एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आपको वो लंबे टाइम तक रिवाइज रह पाए। एंड साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप 9920613613 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही अगर आपको इनके अंदर एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनके लिंक्स भी डाल दूंगा, बट आई एम श्योर आपको ये कोर्सेज बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी प्रेपरेशन के अंदर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सूरीनाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो ना दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब हम कई बार बात करते हैं ना मिनी हिंदुस्तान की, तो हम अक्सर ना फिजी की बात करते हैं क्योंकि फिजी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। सेम केस आपको सूरीनाम के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इंडियंस वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप सूरीनाम जाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप दिल्ली में हो या सूरीनाम में हो, ठीक है ना। बस दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, बाकी चीजें तो ठीक है। बट अदरवाइज अभी न्यूज में क्यों है सूरीनाम, इसलिए है क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सूरीनाम से यहाँ पर उन्होंने कॉल किया, हमारे प्रेसिडेंट मतलब वो वहां पे थे राष्ट्रपति भवन के ऊपर। दरअसल में इसकी लोकेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। बिल्कुल सर, ये अमेरिका हमें पता है, साउथ अमेरिका के बारे में ब्राजील देख के हम समझ गए थे कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना सूरीनाम कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इसकी यहाँ पे कैपिटल भी आपको देखने को मिल रही है, परामरिबो, ठीक है ना, ये इसकी कैपिटल है। ये सूरीनाम रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 के अंदर। बहुत ही छोटी सी कंट्री है, पर ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका के नदर्न कोस्ट के ऊपर आपको ये कंट्री देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसके एक साइड आपको अटलांटिक ओशन नॉर्थ साइड में देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से आपको इसके ईस्टर्न साइड के ऊपर फ्रेंच गुआना देखने को मिल जाएगा एंड ब्राजील सदर्न साइड में ऊपर, एंड आपको गुआना आपको ये वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी आपको लोकेशन पर्सपेक्टिव से चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। दरअसल में है क्या ना कि जैसे बहुत सारे इंडियंस को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह पिछले कई सालों के अंदर, मतलब जब ये जो पर्टिकुलर कंट्री थी ये नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी, तो वहां से इंडिया से बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को लेके जाया जाता था। इस वजह से आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना तो 1/4 से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी ही साउथ एशियंस की ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ध्यान रखिएगा किसकी कॉलोनी थी ये नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी। फिर 1975 के अंदर इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गया। इसको डच गुआना के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। बाकी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के आप यहाँ पे नाम देख पाओगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मोर्टेलिटी ऑफ एशियाटिक लॉयंस, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो लोकसभा के अंदर एक रिप्लाई के अंदर ये बताया गया कि पिछले 5 साल के अंदर ना लगभग 555 एशियाटिक लॉयंस की डेथ हुई। तो आप लोग सोचोगे सर डेथ क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, मतलब क्या कारण है इसका। देखो मैं आपको ना समझा देता हूँ, उससे आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि एशियाटिक लॉयंस आपको मिलते कहाँ पर हैं। सर हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके गिर नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पे होता है सर, वो होता है हमारा गुजरात के अंदर। ये बात हमें पता है और कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब देखो यार गिर नेशनल पार्क के अंदर ना कैपेसिटी लिमिटेड है, बिल्कुल सही बात है। अब उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी, बिल्कुल ठीक है। एंड साथ में ही ना बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे एपिडेमिक्स हमें देखने को मिलते हैं। निमोनिया हो गया, कभी रेबीज हो गया। उसी तरह से 2018 में यहाँ पे एक आपका केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये भी एक यहाँ पे फैला था जिसकी वजह से बहुत सारे लॉयंस की डेथ हुई थी। फिर कहीं ना लॉयंस में देखो जो हैबिटेट है वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू लेपर्ड। तो आपस में कई बार दोनों के बीच में मतलब हैबिटेट को शेयर करने के लिए कंपटीशन होता है, शेल्टर के लिए कंपटीशन होता है, वहां भी दिक्कत आ जाती है। कई बार इलेक्ट्रिक फेंसेस की वजह से इनकी डेथ देखने को मिल जाती है। कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया रोड्स में रेलवे ट्रैक के साथ, वहां पर इनकी डेथ देखने को मिल जाती है। तो ये तो कारण थे जिसकी वजह से इनकी हमें 555 डेथ्स देखने को मिली है पिछले 5 साल के अंदर। बाकी थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें पता है कि ये पैंथेरा लियो लियो सब स्पीशीज के मेंबर हैं एंड कहीं ना कहीं गिर नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये इकलौता एक घर है आपके एशियाटिक लॉयन का। IUCN स्टेटस इनका आपको एंडेंजर देखने को मिल जाएगा। बाकी साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 और WPA के अंदर शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी कंजर्वेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट लॉयन को स्टार्ट किया गया था 2020 के अंदर। उसी तरह से
एक हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड CSS क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वहां पर फंडिंग सिस्टम्स यहाँ पे दी जाती है इनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। उसके साथ में ही ना कई बार बात करी गई है कि यार हम ना एक्चुअली ना ये 40 लॉयंस को हम ट्रांसलोकेट करते हैं कहाँ पर, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर ये कहाँ पर है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सर ये भी गुजरात के अंदर ही है, मतलब बिल्कुल ना 100 किलोमीटर ही दूर है गिर नेशनल पार्क से। आपका जो पोरबंदर वाला एरिया है ना, पोरबंदर से बिल्कुल ये पास में पड़ती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कई बार उसके रिगार्डिंग भी बात हुई है कि वहां पर ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। एक बार पहले भी 2013 में ये बात हुई थी कि यार इनको ना थोड़े को कूनो नेशनल पार्क भेजते हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू एशियाटिक लॉयंस, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज बैन ऑन आरओ वाटर प्यूरिफायर। देखो दरअसल में ये बैन नहीं है, ठीक है ना, हालांकि आर्टिकल की हेडिंग ऐसे ही थी आपके न्यूज़पेपर्स और आपके पीआईबी के अंदर कि बैन लगा दिया गया वाटर प्यूरिफायर के ऊपर, पर ऐसा नहीं है। एनजीटी ने बोला है कि भाई इनको रेगुलेट करो, बैन की बात नहीं थी। दरअसल मैं आपको समझाता हूँ कि ये दिक्कत क्या है आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के रिगार्डिंग। देखो समझने की कोशिश करना। अब देखो एक तो होता है यार टैप वाटर, जो नलके का पानी होता है। ठीक है सर, मुझे पता है सर, टैप वाटर काफी जगह के ऊपर काफी गंदा आता है, आई कैन अंडरस्टैंड। उसको ठीक करने के लिए हमने आरओ लगा लिया, जो हमारे वाटर प्यूरिफायर होते हैं। हमने सोचा कि इससे बढ़िया चीजें होंगी, पर एक्चुअल में क्या होता है ना, आरओ आपके टैप वाटर को प्यूरिफाई तो कर देता है, पर यहाँ पर ना आपके टैप वाटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। ओके, अब ये जो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी को मिल नहीं रहे, समझे इस बात को? तो पहली दिक्कत तो यहाँ पे ये होगी कि आपकी बॉडी में उन मिनरल्स की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ठीक है, उसके साथ में ही ना बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास रिसर्च हुई है, जिसके हिसाब से ये पता लगाया गया है कि अगर जब आप आरओ प्यूरिफायर के माध्यम से पानी प्यूरिफाई करते हो, तो उससे लगभग 70 से 80% जो पानी होता है ना, वो वेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा यार वाटर प्यूरिफाई करते टाइम ना एक जो वेस्ट वाली पाइप होती है वो कितने लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो प्यूरिफिकेशन के टाइम के ऊपर वो एक इशू आ जाता है। बाकी कहीं ना कहीं बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। और अगर आपका प्रॉपर वाटर प्यूरिफायर नहीं है ना, उससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, ये सब चीजें आपकी बॉडी को नहीं मिलते, क्योंकि आरओ ने क्या किया, आरओ ने उनको साइड में कर दिया। जहां पे वो गंदा पानी जा रहा है ना, गंदे पानी के साथ साथ ये सारे हेल्दी मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल थे, वो बॉडी को मिले नहीं, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू आपके जो आरओ प्यूरिफायर्स। अब आप लोग सोचोगे सर आरओ आरओ होता क्या है, मतलब देखो पहले ना मैं आपको ऑस्मोसिस समझा देता हूँ, फिर आप रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ जाओगे। जब मैं बात करता हूँ ऑस्मोसिस की, तो देखो ये ना एक तरह का फिनोमेना है जहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन से टू अ मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ एसपीएम। देखो यहाँ पर ना ऐसा समझो एक दीवार सी है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब दीवार नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे इसके बीच में से मूवमेंट हो सकती है। तो एक्चुअल में आप समझो कि आप लोगों ने ना पढ़ा है यार ये अपने ना 7th 8th क्लास के अंदर। होता क्या है ना कि अगर मान लो एक साइड के ऊपर आपका सोल्यूशन 1 है और यहाँ पे सोल्यूशन 2 है, और इस साइड के ऊपर मान लो आपके जो पानी की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, इस साइड पानी की कंसेंट्रेशन कम है, तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर जाएंगे, ताकि कहीं ना हम दोनों साइड के ऊपर जो कंसेंट्रेशन है उसको हम इक्वलाइज कर पाए। सर ये तो होता है ऑस्मोसिस, जब इस एसपीएम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर से हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, सॉरी हाई कंसेंट्रेशन वाटर से हम मूव कर रहे हैं लो कंसेंट्रेशन वाटर, या फिर ऐसा कर लो कि डाइल्यूट सोल्यूशन से हम मूव कर रहे हैं मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, इसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, पर एक चीज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पे समझना रिवर्स ऑस्मोसिस होगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें पानी में से इम्प्योरिटीज को हटाना है, सही बात है। तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं करेंगे, हम करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके माध्यम से क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से हम जो इम्प्योरिटीज है ना उनको यहाँ पर हटा देंगे। गेटिंग द पॉइंट? जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, कंटेमिनेट्स हटाए जाते हैं। यहाँ पर आरओ के फाइनल स्टेज में क्या होता है ना, मोर कंसेंट्रेटेड साइड से पानी फ्लो करता है टू द लेस कंसेंट्रेटेड साइड। तो जो लेस कंसेंट्रेशन वाली साइड होगी वहां से गंदा पानी भी निकल जाएगा, एंड कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेट्स थे वो भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपके वाटर से जो कंटेमिनेट्स थे वो खत्म हो जाएंगे। तो जो फ्रेश वाटर बना उसको बोल दिया हमने परमिएट, और जो खराब पानी था उसको हमने वेस्ट बोल दिया या ब्राइन बोल दिया।
तो इस तरह से ये आरओ आपका वर्क करता है। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो एंड कहीं ना कहीं इस साइड आपको प्योर वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। इंप्योरिटीज और कंटेमिनेट्स यहाँ हो जाएंगे, वाटर इधर फ्लो कर जाएगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ऐसा समझो रिवर्स ऑस्मोसिस ये है, यहाँ सोल्यूशन है और इस साइड आपको प्योर वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज आपका ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब फर्क क्या है ना, देखो जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो तो नेचुरली होता है, पर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस वो एक मैन मेड प्रोसेस है। यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई किया था, तो ये मैन मेड प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में पता होने चाहिए थे। ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां पर होता है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ताकि आपका सही पानी उस डायरेक्शन में मूव कर पाए। अब एनजीटी ने ना बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, कैसे कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है हमारे आरओ सिस्टम्स के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं इन आरओ सिस्टम्स का नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना पड़े। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि आरओ के जो ना वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे ये करा जाता है वहां पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि वहां की जो लैंड है, वहां की जो वाटर बॉडीज है, वहां का फ्लोरा फोना हो गया, वो भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आईसीएमओडी आईसीआईएमओडी असेसमेंट ऑन हिंदू कुश हिमालयास। देखिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि अगर हमारा ये जो हिंदू कुश हिमालयाज है, अगर इसका कहीं ना कहीं कोलैप्स हमें रोकना है तो उसके लिए कुछ बहुत प्रॉपर स्टेप्स चाहिए होंगे एंड कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी, अर्जेंट फाइनेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा ना पहले हिंदू कुश हिमालयास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ हिंदू कुश हिमालयास की, तो ये आपको 8 देशों के अंदर देखने को मिल जाएगा और लगभग ये 3500 किलोमीटर एक्सपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सी सर कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी? देखो इंडिया तो डेफिनेटली है ही है, उसके अलावा चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और आपका पाकिस्तान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ कंट्रीज के अंदर आपको ये चीजें हिंदू कुश हिमालयस देखने को मिल जाएंगी। तो 85% जो यहाँ पे माउंटेन कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, वाटर, ठीक है ना, फ्लड कंट्रोल, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। अब एक्चुअल में नोटिस करो यार, दुनिया में ना बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट रीजन्स मिलेंगे जहां पर बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उनमें से एक ये भी है। दुनिया में अगर आप 36 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करोगे ना, तो उनमें से 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन यहाँ पे ना इतनी ज्यादा आइस है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद इसको यहाँ पर आपका थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में ही इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बहुत सारी जो रिवर्स हैं, जैसे आप एग्जांपल समझ पाओगे, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, वहां पे इनको क्लीन वाटर मिलता है। तरीम रिवर जो है तकलमकान में, वहां पर हो गया। सिर दरिया हो गया, अमू दरिया हो गया, येलो रिवर हो गया। ये सारी अलग अलग सर्विसेज रिवर सिस्टम्स के लिए यहाँ पे हिंदू कुश हिमालयाज प्रोवाइड करता है। आपके मेकॉन्ग रिवर, यांगसे रिवर, ठीक है, और भी यहाँ पे रिवर्स को यहाँ पे अकॉर्डिंगली वाटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इंडिया की जो 11 माउंटेन स्टेट्स है ना, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे हिंदू कुश रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में अभी पता क्या हुआ है, अभी इसी के रिगार्डिंग जो आईसीआईएमओडी की मैं बात कर रहा था, इसके साथ ही साथ ना कुछ आपके ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं जो कि नेपाल के अंदर अराइव करे हैं और वहां पर ना एक समिट है। किसका समिट है? आईपीबीएस का समिट, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका अभी समिट है कहाँ पे? नेपाल के अंदर। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंटल साइंस बेस्ड प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया गया था 2012 के अंदर। यहाँ पे टोटल आपको 145 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका काम यही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी कुछ इश्यूज हैं, जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हो, इकोसिस्टम सर्विस करना हो, उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है एंड कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को हम आपस में बढ़ाएं एंड अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए और उसका जो इफेक्ट आता है अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारे पॉइंटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मर्दानी खेल आपका पंजाब के अंदर नहीं, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट इन असेंबली, तो ये कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट यूज किया जा सकता है इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स या इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स को आप रिजॉल्व करने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड की बात करें,
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ये कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे 1963 के अंदर एस्टैब्लिश किया था। नहीं, ये डब्ल्यूटीओ नहीं, ये एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। थर्ड भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आपका एनएफटी का एग्जांपल ये कह रहा है म्यूजिक वीडियो, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ही है। उसी तरह से आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये कुछ आपका पहला है एएसआई के रिगार्डिंग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे बताइएगा आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। दूसरा तो एक रिवीजन ही है एर्गोस्फेयर के रिगार्डिंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में एंड आई एम श्योर आप इसको बड़े आराम से आंसर मुझे इसका बता दोगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है सर, कल होमवर्क दिया था आपने कुछ, हाँ बिल्कुल एनएफटी के बारे में एक होमवर्क दिया था। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपके फिजिकल एसेट की। एक्चुअली यस, हमने देखा था ना, आपकी ड्राइंग्स हो गया, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, इस तरह से कुछ भी आपके ना सेल्फीज वगैरह भी, उनको भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनको एनएफटी के अंदर टर्न कर सकते हो एंड फिर उनको ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे हो सकती है। पहला बात बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स होते हैं। बिल्कुल, मैंने ये यूनिकनेस के रिगार्डिंग बात करी थी, कल हमने ब्लॉकचेन के बारे में भी डिस्कस किया था, ये उसी के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। तीसरा बात कह रहा है दिस कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट एन इक्विवेलेंसी। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। मैंने आपको समझाया भी था कि ये मतलब ना एक तरह से क्या होते हैं, ये एक यूनिक होते हैं, तो दे कैन नॉट बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी। द थर्ड इज इनकरेक्ट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती तो आप बड़े आराम से कहते कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। उसी तरह से दूसरा होमवर्क था आपका विद रिगार्ड्स टू कलारी पेयर 2। ये तो हमने पढ़ा ही था, कहाँ से बिलोंग करता है सर, ये केरला को बिलोंग करता है और एक तरह का मार्शल आर्ट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, दिस इज इंडीड द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।